देखिए, हम उनसे बात करके आए हैं और मैं जिस प्रकार की बातें मीडिया में आ रही है उसका मैं निंदन करता हूं। गौरव गोगोई असम कांग्रेस का चेहरा हैं। कल देर शाम मीडिया ने गोगोई से पूछा कि क्या प्रद्युम्न बोरदोलोई कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जानबूझकर प्रद्युम्न बोरदोलोई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गोगोई ने यहां तक कह दिया कि वो तो अभी प्रद्युम्न से मिलके आ रहे हैं, बोरदोलोई तो कहीं नहीं जा रहे हैं। गोगोई को ये बयान दिए 15 घंटे भी नहीं बीते थे कि प्रद्युम्न बोरदोलोई खुद ही सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के घर पहुंच गए और अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। गौर करिएगा, प्रद्युम्न असम कांग्रेस के 3 सांसदों में से एक थे, अब 2 ही बचे हैं। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया हो, आचार संहिता लगी हुई हो, पार्टी को मेहनत करनी हो, कैंडिडेट की लिस्ट आ रही हो और प्रचार में अच्छे से जुटना हो, तब इस तरह की खबरें पार्टी को डेंट पहुंचाती ही हैं। कितना डेंट पहुंचाती हैं और कांग्रेस के साथ ऐसी खबरें कब से नत्थी होती आ रही हैं और इनके मानी क्या हैं? क्या कांग्रेस पार्टी सच में दिक्कतों का सामना कर रही है या सब कुछ हवा में कहा और किया जा रहा है? आज के शो में हम इसकी पड़ताल करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। हम असम की बात कर रहे थे। प्रद्युम्न बोरदोलोई बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ घंटे पीछे चलते हैं। 16 मार्च को 11 राज्यसभा सीटों पे चुनाव हुए। बीजेपी को इस बात की चिंता थी कि जितनी सीटें उसके कब्जे में हैं, उसके अलावा और कितनी सीटें निकाली जा सकती हैं। और कांग्रेस की चिंता ये थी कि हमारे विधायक हम ही को वोट देंगे या बीजेपी को दे आएंगे। और हुआ भी यही। हरियाणा में कम से कम 4 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, ओडिशा में 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बिहार में भी 3 कांग्रेस विधायक वोटिंग करने पहुंच ही नहीं पाए। क्रॉस वोटिंग तब करते जब पहुंचते। हालांकि ओडिशा में क्रॉस वोटिंग करने वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हरियाणा में जिन्होंने कांग्रेस की लाइन क्रॉस की, उनके खिलाफ एक्शन की बात भी कही जा रही है। और बिहार में तो पार्टी बागियों का कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस की लीडरशिप पे सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों। नेतृत्व पे सवाल क्यों न उठे? पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ पर सवाल भी क्यों न उठाए जाए? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस छोड़ने वालों की फहरिस्त पे एक नजर डाल लेते हैं। समझने में थोड़ा आसानी होगी हमें। थोड़ा पीछे चलते हैं, ज्यादा नहीं, बस लोकसभा चुनाव के समय चलते हैं। 2024 का साल, तारीख 3 अप्रैल की, दोपहर का समय था। बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। शाम हुई। बरसों से मुंबई में कांग्रेस की राजनीति कर रहे संजय निरुपम ने ट्वीट करके यह बता दिया था कि पार्टी में उनका टाइम पूरा हो गया है। यह खबर अभी पक्की नहीं थी कि संबित पात्रा से ट्रिलियन के जीरो गिनवाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और थोड़ी देर बाद बीजेपी में शामिल भी हो गए। 24 घंटे के भीतर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 3 नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। हालांकि इनमें से संजय निरुपम वाले मुद्दे पे कांग्रेस ने यह बयान दिया कि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, बल्कि उनको निकाला गया है। यह सब तब हो रहा था जब चुनाव चरम पे था और कांग्रेस में भगदड़ जैसी हेडलाइंस अखबारों में लिखी जा रही थी, क्योंकि ये नाम सिर्फ एक दिन में छोड़ने वाले नेताओं के थे। 2024 के मई जून में लोकसभा चुनाव थे और साल की शुरुआत से चुनाव तक नेताओं ने ऐसे कांग्रेस छोड़ी जैसे हाथ से रेत फिसलती हो। बानगी देखिए, मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र कांग्रेस के वजनदार नेता थे। 2004 से 2014 तक मुंबई दक्षिण सीट से वो कांग्रेस के सांसद भी रहे थे। 14 जनवरी 2024 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और शिवसेना में शामिल हो गए। अगला नाम अशोक चौहान का, महाराष्ट्र के बड़े नेता, पहले पिता शंकर राव चौहान और फिर बाद में खुद अशोक चौहान राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अशोक चौहान ने 12 फरवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। अगले दिन उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और उसके अगले दिन बीजेपी ने उनके लिए राज्यसभा सीट का जुगाड़ कर दिया। इस बात पर गौर फरमाइएगा, बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है क्योंकि कांग्रेस के इस
क्राइसिस पर अगर फिल्म बने तो बीजेपी का रोल डायरेक्टर वाला होगा। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। पहले कुछ लिस्ट के नाम जो हैं उनमें और बढ़ोतरी कर लेते हैं। जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मार्च। लोकसभा चुनाव से ठीक 1 महीने पहले मार्च में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। जिंदल 3 दशक से भी ज्यादा समय से कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। बीजेपी के टिकट पर 2024 में जीत गए। अप्रैल में है ये। संजय निरुपम कभी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी। कोसने से याद आया, गौरव वल्लभ से ज्यादा बीजेपी की कौन खिंचाई कर सकता था। भाजपा के तब के प्रवक्ता संबित पात्रा से इन्होंने ही पूछा था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, वो भी लाइव टीवी डिबेट में। संबित पात्रा उस वाक्य को याद नहीं करना चाहते होंगे। अब गौरव वल्लभ अब टीवी पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थकते नहीं हैं। ये सब लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुरू हुआ था, वैसे ही जैसे असम चुनाव के पहले अभी हो रहा है। प्रद्युम्न ने आज बीजेपी ज्वाइन की। भूपेन बोहरा ने 22 फरवरी को। प्रद्युम्न सिटिंग एमपी हैं और भूपेन असम कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 बड़े नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदल ली और कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बात की चर्चा नहीं थी कि कांग्रेस में तोड़फोड़ हो सकती है। ललन टॉप के वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में 1 महीने पहले ही वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने बता दिया था कि कांग्रेस के 2 नेता पार्टी छोड़ सकते हैं और इसका कारण उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को ही बताया था। एक जो बात बार बार सामने आती है कि हेमंतो बिस्वा शर्मा के साथ बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के असम में मिले हुए हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है असम की इस वक्त और कांग्रेस लीडरशिप की कि ऐसे में अगर लोग मिले हुए हैं तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे। 2 नेता और हैं कतार में जिनके साथ चर्चा चल रही है उनकी। बेसिकली हेमंता साइकोलॉजिकली कांग्रेस पार्टी को हराना चाहते हैं चुनाव की घोषणा होने से पहले ही। ये सबसे बड़ी वजह है। तो जो अगर 2 नेता और टूट जाते हैं, पहले सोशल मीडिया हेड, फिर आपके फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट और 2 नेता और जो काफी बड़े बताए जा रहे हैं जिसमें से एक सांसद भी है, अगर वो भी टूट जाते हैं तो आप चुनाव शुरू होने से पहले ही आप मानसिक रूप से चुनाव हार जाएंगे। आदेश ने बताया था कि हिमंता से कांग्रेस नेताओं की नजदीकी पार्टी के लिए बड़ी समस्या होती जा रही है। हिमंता 2015 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो क्या इतने दिनों में कांग्रेस आला कमान को इस बात की भनक नहीं लगी थी कि कौन सा नेता अब भी हिमंता का नजदीकी हो सकता है? और आदेश ने लल्लन टॉप पर नेताओं के पार्टी छोड़ने की आशंका 1 महीने पहले ही जताई थी। अब आप गणित लगाइए तो समझ जाएंगे। अगर पत्रकारों को पता है तो जाहिर सी बात है पार्टी के नेताओं को भी पता होगा ही कि उन्हें अपने नेताओं के क्रियाकलाप की खबर होगी ही कि वो कहां जाएंगे, किससे मिल रहे हैं। और अगर मालूम था तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नेताओं से क्या बातचीत की, क्या रोकने की कोशिश की और नेता नहीं माने तो क्यों नहीं माने, ये जानकारियां अभी तक सामने नहीं आई हैं। बहरहाल नेतृत्व की बात हो रही है तो एक किस्सा सुनिए। और राजनीति में किस्से अक्सर सूत्रों के हवाले से लिखे जाते हैं। बिहार चुनाव की बात है। कांग्रेस का टिकट बंटवारे का सिरदर्द ठीक नहीं हो रहा था। सिरदर्द इसलिए भी था क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर पेच फंसा हुआ था। फ्रेंडली फाइट ये सब लिखा जा रहा था। कांग्रेस प्रभारी जो राज्य में थे उस समय, कृष्णा अल्लवरू ने राहुल गांधी से टिकट बंटवारे पर बात करने की कोशिश की। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, अपने आप देख लीजिए। अल्लवरू ने जो देखा सो देखा, लेकिन नतीजों के दिन कांग्रेस की सीटें मुश्किल से ही दिखाई दे रही थीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस और आरजेडी के बीच टिकट बंटवारे का पचड़ा चल रहा था। इस दौरान कोर्ट केस के सिलसिले में तेजस्वी और लालू दिल्ली आए थे। तेजस्वी ने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, लेकिन राहुल उनसे मिले ही नहीं। चुनाव आयोग और बीजेपी पे सवाल उठाए जा सकते हैं। विपक्ष का काम यही है, लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व अपने हिस्से का काम सही से कर रहा है? यहां यह बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि कांग्रेस लंबे समय से इंडिया इस अलायंस को लीड करने की कोशिश कर रही है, तमाम विपक्षी दलों को साथ लेकर। ऐसे में तेजस्वी से न मिलना सवाल उठाता है।
लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व अपने हिस्से का, अपनी पार्टी को, गठबंधन को किनारे करिए अभी अपनी पार्टी को सही से लीड कर रही है या कहीं कुछ पेच दिखाई दे रहे हैं? हम पत्रकारों से समझते हैं। क्यों कांग्रेस सबक नहीं ले सकती इन चीजों से कि आपकी जो सबसे वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक विकेट्स हैं, उस पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी का क्या काम है कि अपने ऊपर, अपनी मजबूतियों पे तो काम करती है उनको और मजबूत करने के लिए, लेकिन हेमंत जैसे जो चाणक्य कह लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य हैं हेमंत, और कांग्रेस को जो बहुत अपनी उस पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, तो कांग्रेस की सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो स्वॉट एनालिसिस है वो पूरी तरीके से वो कर चुके हैं। तो उनको पता है कि इस बार कैसे हमें अपना प्रदर्शन और बेहतर करना है और कौन कौन कांग्रेस की ये कड़ियां हैं या प्यादे हैं या मोहरे हैं जो हमें असम में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप देखिए कि भूपेंद्र बोरा गए तो लग रहा था कि शायद यही फुल स्टॉप लग जाएगा, लेकिन हेमंत बखूबी अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को, जिन जिन नेताओं को उन्होंने सोचा है कि हम अपने खेमे में करेंगे, वो कर रहे हैं। और उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस अपना कुनबा एकजुट नहीं रख पा रही, ये जानते हुए भी कि दूसरी तरफ से पोचिंग है। यहाँ पे तो प्रियंका गांधी के हाथ में कमान है। क्या उन्होंने प्रियंका गांधी से बात करने की कोशिश की? बताया जा रहा है कि उनके व्हाट्सएप पे तमाम मैसेजेस हैं प्रद्युत बरदोले के। केसी वेणुगोपाल से उन्होंने बात करने की 50 बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, उनके घर के बाहर खड़े रहे। और केसी वेणुगोपाल इतना सीनियर नेता है, 3-4 बारी का विधायक रह चुका है, सिटिंग एमपी है। आपके नाक के नीचे से बीजेपी आपके सिटिंग एमपी को लोकसभा से, राज्यसभा से ले जाए, ये बहुत बड़ा फेलियर है कहीं ना कहीं। हमने अभी आपको 1-2 साल की बातें बताई हैं, थोड़ा और पीछे चल के देखें तो कांग्रेस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर उनका कुछ आधार दिखाई देता है। 2014 के बाद से 12 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच 177 सांसद और विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। एडीआर की ही रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 21 के बीच कुल 399 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। 2014 के बाद से अलग अलग राज्यों के 50 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता, देश प्रदेश में बड़े नेता, उन सभी ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। देखिए, यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि 2014 से 26 के बीच का समय एक बहुत बड़ा अंतराल है। राजनीति में समय लीनियर नहीं देखा माना जाता है, पार्टियों में आवाजाही लगी ही रहती है। आंकड़े गिनाए जा सकते हैं कि इस या उस पार्टी से भी इतने नेता आए गए, लेकिन इन तमाम बातों के अंत में गिनाया जाता है पार्टी का प्रदर्शन। दिखाया जाता है कि आवाजाही से पार्टी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस यहां भी पिछड़ जाती है। सिमटती हुई कांग्रेस के लिए ऐसे तमाम आंकड़े मुसीबत को और गहरा रंग देते हैं। जिन 50 से ज्यादा नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की बात हम कर रहे हैं, उनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। प्रद्युम्न और भूपेन बोहरा के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने से कितना असर पड़ेगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन हिमंता के जाने के बाद का जो खामियाजा है उसका भुगतान कांग्रेस अब तक कर रही है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। और बात सिर्फ असम की नहीं है, इस बात में दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी पार्टी को इलेक्शन मशीनरी के तौर पे डेवलप किया है। हम यहाँ सरकार के कामकाज और विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बात चुनाव में पार्टी की ताकत झोंकने की हो रही है। कामकाज का मूल्यांकन अलग तरीके से करेंगे, अच्छे आलोचनात्मक स्केल पे करेंगे सभी सरकारों का। अगर मोटा माटी गिनती करें तो 2014 के बाद से लेकर अब तक देश में 65 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें कांग्रेस जीती कितनी है? 20 से कम। यानी कांग्रेस आला कमान के सामने यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव हारने के पीछे नेताओं को नहीं रोक पाना भी एक वजह हो सकती है? और चुनाव में हार के बाद इन विषयों पर कांग्रेस नेतृत्व समीक्षा करता है या नहीं? देखिए, असम में जिस तरह से कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, एक सिटिंग सांसद छोड़ रहे हैं, इससे साफ है कि कांग्रेस में खास करके असम में उथल पुथल है। लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है कि जिसको जाना है वो जाए। तो पहले क्या हुआ करता था, जब कोई बड़ा नेता जाना चाहता था, कांग्रेस छोड़ना चाहता था, तो
काफी मशक्कत होती थी कि उनको रोका जाए, वो ना जाए। अब जो कांग्रेस आला कमान ने कह दिया है कि जिसको जाना है वो जाए, खास करके भाजपा में, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस में वो सिस्टम अब बना है कि अगर किसी नेता की कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, कि उस नेता को रोका जाए किसी भी हालत में। राहुल गांधी का संदेश जो जिस तरह से कांग्रेस ने उसके इंटरप्रेट किया है कि अब हम डिफेक्शंस को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसकी जगह एक नया कांग्रेस असम में हो या कहीं भी हो, एक नया कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहां पर एक बात को रेखांकित किया जाना बेहद जरूरी है, दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने के लिए बीजेपी के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी केंद्र की सत्ता में है और 19 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। कांग्रेस 10 साल से ज्यादा समय से केंद्र की सत्ता से दूर है और अगले 3 साल से ज्यादा समय तक विपक्ष में ही रहेगी। लंबे समय से सत्ता से दूर रहने की वजह से कुछ नेताओं को कांग्रेस में अब अपना भविष्य नहीं दिखता है, ऐसा बहुत सारे जानकार हमसे बातचीत में कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसे में विपक्ष में बैठने वाले नेताओं को लालच देकर लुभाना उसके लिए ज्यादा आसान है। किसके लिए? बीजेपी के लिए ज्यादा आसान है। बीजेपी के साथ जाने में नेताओं को फायदा अपना दिखता है, वहां पे सत्ता है और सत्ता के साथ संभावनाएं भी दिखाई देती हैं, क्योंकि जो पार्टी पावर में है बहुत कुछ ऑफर करती है। जानकार कुछ और वजह बताते हैं, जिसमें एक और वजह बड़ी प्रमुखता से रेखांकित की जाती है कि बीजेपी और केंद्र सरकार को विपक्ष वॉशिंग मशीन कहता रहा है। माने अगर कोई केस चल रहा है और उससे बचना है तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में 4 अप्रैल 2024 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 24 तक 25 ऐसे विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए जिन पर मुकदमे चल रहे थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद 3 केस तो बंद हो गए और 20 नेताओं पर चल रहे केस ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। ऐसे में कुछ उदाहरण भी सामने रखे जाते हैं लोगों द्वारा, जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी, उन पर शारदा चिट फंड एलिज स्कैम में लिप्त होने का आरोप लगाया जाता है। वो अभी बीजेपी में है, पहले टीएमसी में थे। ऐसे ही हैं अशोक चौहान, पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हैं। उन पर क्या आरोप लगते हैं? आदर्श हाउसिंग सोसाइटी एलिज्ड स्कैम में शामिल होने का इल्जाम लगता है। और ऐसा ही एक और नाम उदाहरण के तौर पर रखा जाता है, वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन पर स्कैम में शामिल होने के इल्जाम लगते हैं। और साथ ही परेश बरुआ लेड उल्फा ने भी उन पर साल 2011 में इल्जाम लगाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के पूर्व काडर हैं। और साल 2016 में अमित शाह ने कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ लगे सभी इल्जामों की जांच की जाएगी। कई ऐसे नेता हैं जो कई पार्टियों से, कई विपक्षी दलों से जो भाजपा के साथ जुड़े हैं क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। खास करके आप देखें महाराष्ट्र में कई शिवसेना के नेता थे जो जब शिवसेना में फूट पड़ी, एक उसका मुख्य कारण था कि कई नेता थे उन पर कार्रवाई हो रही थी ईडी की, अन्य एजेंसियों की। लेकिन अब जब आप देखें प्रद्युत बरदोलाई जो सांसद हैं, वो क्यों छोड़े हैं? उन पर कोई ईडी आईटी का प्रॉब्लम नहीं था, वो सत्ता के साथ जाना चाहते हैं। उनको लगता है आज की कांग्रेस में जो असम में वो चुनाव हारने वाली है, या उनको उनकी ऐसी समझ है, या गौरव गोगोई से उनकी नाराजगी है। ये जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं, ये भी एक कारण है। जितिन प्रसाद ने जब कांग्रेस छोड़ा था, या जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ा था, या मिलिंद देवरा ने जब कांग्रेस छोड़ा था, उन्होंने कांग्रेस इस वजह से नहीं छोड़ा कि कोई एजेंसी उनके पीछे थी। कांग्रेस के भीतर एक असमंजस की स्थिति है, और क्योंकि ये पार्टी ऐसी पार्टी है केवल सत्ता के साथ जाना चाहती है। कई नेता जो हैं जिनको लगता है कि उनको सत्ता से दूर हटाया जा रहा है, या जिनका कम्युनिकेशन नहीं है कांग्रेस आला कमान के साथ, कांग्रेस आला कमान उनको उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करती है, तो ये भी एक संगठन की भी कमजोरियां है। केवल हम ईडी आईटी पर को ब्लेम नहीं कर सकते। सहयोगी दलों में है कि ईडी आईटी की वजह से कई लोग स्विच करते हैं, फिर वो शुवेंदु अधिकारी बंगाल में हो या महाराष्ट्र का जो मैंने उदाहरण दिया। लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी लेवल पर कई ऐसे नेता हैं जो नाखुश हैं या जिनको किनारे किया गया है। हाँ, अशोक चौहान जैसे नेता हैं आप कह सकते हैं, जिन पर कार्रवाई थी और जिनको लगा कि हमें अपनी एक तरह से बचने से, एजेंसियों से बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी।
हम कांग्रेस के हाल की बात कर रहे हैं और एक और बात करते हैं। 16 मार्च को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पे चुनाव हुए। हमने ऊपर जिक्र किया कि कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान अल्लावरू ने एक बार भी पटना जाने की जहमत नहीं उठाई। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। हम खिड़की वाली सीट में बैठेंगे, बचपन की ये जिद आजीवन साथ नहीं छोड़ती। फ्लाइट में भी नहीं, बादल देखने का, सिंदूरी क्षितिज बार बार निहारने का, ऊपर से शहर की लाइट देखने का जो आनंद है वो फिर है ही। लेकिन मनचाही सीट पाने के लिए पैसे खर्च करने होते हैं। 100 में से करीब 70-80 सीटें बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए नहीं मिलती थी। यात्रियों को इससे होती थी दिक्कत, लेकिन अब सरकार के नए नियमों से हवाई यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। 100 में से 60 सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बुक हो सकेंगी। ये नियम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं। लागू घरेलू फ्लाइट्स पर होंगे। मकसद है कि हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना, हर किसी को समान अवसर देना। सरकार ने और क्या निर्देश जारी किए हैं उस पर एक नजर मार देते हैं। एक ही फ्लाइट पीएनआर पर ट्रेवल करने वाले यात्रियों को एक साथ बैठाया जाए, हो सके तो उन्हें आजू बाजू वाली सीट दे दी जाए। फ्लाइट्स में खेल का सामान या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ले जाने की सुविधा पारदर्शी बनाई जाए। नियम पहले से स्पष्ट किए जाए जिससे यात्रियों को आसानी हो। फ्लाइट में पालतू जानवरों को ले जाने को लेकर भी स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाए जाएं। फ्लाइट्स में देरी, कैंसिल या बोर्डिंग से मना किए जाने जैसी कंडीशन में यात्रियों के अधिकारों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी और मिलने वाली सुविधाएं क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएं। बढ़िया नियम है, बस मिनिस्ट्री थोड़ा उन लोगों पर भी ध्यान दे देती जो बगल में बैठते ही खौंची मार मार, कोहनी मार मार एकदम खुनिया देते हैं, तो आनंद और बढ़ जाता। और अगर फ्लाइट में बैठ के फुल वॉल्यूम में रील देखने वालों के लिए दंड का भी कुछ इंतजाम हो जाता तो धरती स्वर्ग से सुंदर बन जाती और हर विमान पुष्पक विमान हो जाता। उत्तराखंड में उन्मादी भीड़ से एक बुजुर्ग को बचाने वाले दीपक कुमार, जिनको मोहम्मद दीपक कहा जाता है, उन्होंने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में दीपक और उनके दोस्त विजय रावत ने एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ एक पक्षपाती एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर दर्ज है। दीपक की मांग है कि एफआईआर रद्द की जाए। आरोप है कि कोटद्वार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एफआईआर उन्हें परेशान करने की नीयत से दर्ज की है। याचिका में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की गई है। साथ ही पुलिस को नफरत फैलाने वाले के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए जाएं, यह भी मांग की गई है। दीपक का कहना है कि आज तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी या जांच नहीं हुई है, जिससे नफरत फैलाने वाले बेखौफ घूम रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने 26 और 31 जनवरी के वीडियो सबूतों को नजरअंदाज कर एफआईआर दर्ज की। दीपक ने बताया कि उनके जिम का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिम लगभग बंद हो गया है। हालांकि देश भर से लोगों ने उनका समर्थन किया है। कई लोगों ने उनके बैंक अकाउंट में बिना मांगे पैसे भी भेजे हैं। दीपक का कहना है कि इसकी जानकारी प्रशासन और बैंक को दे दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज राकेश थपलियाल ने याचिका पर सुनवाई की। दीपक से उनके बैंक खाते में आ रहे चंदे की सारी डिटेल्स मांगी हैं। साथ ही पुलिस से दीपक के खिलाफ दर्ज एफआईआर की डिटेल्स भी मांगी हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।